नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चुनाव महायुक्ति का मास्टर स्ट्रोक। ओबीसी में हो सकती है 15 से ज्यादा जातियां। केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने प्रस्ताव भेजा। ये खबर आपके साथ साझा कर रहे महाराष्ट्र चुनाव से महायुक्ति का मास्टर स्ट्रोक निकलकर सामने आ रहा है। ओबीसी में 15 से ज्यादा जातियां हो सकती हैं। केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने प्रस्ताव को भेजा है। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कुछ समय बाद होने हैं और जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। तो महायुक्ति का मास्टर स्ट्रोक है। ओबीसी में हो सकती हैं 15 से ज्यादा जातियां, जिसको लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने प्रस्ताव को भेजा है। तो केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने प्रस्ताव को भेजा है। तो आपको बता दें, खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो जातियां हैं वो वड़ गुजर केंद्र से सिफारिश के लिए है, जो किन जातियों को लेकर, और सूर्यवंशी गुजर ये भी जाति है, केंद्र से सिफारिश की गई है इसको लेकर। और आपको बता दें लेवे गुजर, रेवे गुजर, ये इन जातियों को लेकर केंद्र से सिफारिश की गई है। और रेवा गुजर केंद्र से इन 15 जातियां हैं जिनको लेकर सिफारिश की गई है। पोबार ये भी जाति है जिसको लेकर सिफारिश की गई है। आपको बता दें भोयार, इसकी भी सिफारिश केंद्र से की गई है। और पवार केंद्र से सिफारिश इसको लेकर भी की गई है। कपेवार यह भी एक जाति है जिसको लेकर केंद्र से सिफारिश की गई है। मुन्नार, कपेवार, मुन्नार, कापू, इस जाति को भी 15 जातियां हैं, ये सिफारिश के लिए भेजी गई हैं। तो तेलंगा, और उसके बाद है तेलंगी, तेलंगी जाति की भी सिफारिश भेजी गई है। पेंता रेरेडी, रुकेकरी, रुकेकरी जाति की भी सिफारिश भेजी गई है। लोध, लोध जाति की भी केंद्र के पास सिफारिश भेजी गई है। लोधा यह भी एक जाति जिसकी सिफारिश भेजी गई है। लोधी, डांगरी, डांगरी जाति की भी केंद्र के पास सिफारिश भेजी गई है। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नया कुछ मंजर देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम शिंदे ने नया मास्टर स्ट्रोक दिया है। सीएम शिंदे की सरकार ने 15 जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने का फैसला लिया है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम का मास्टर स्ट्रोक, 15 जातियों को पिछड़े वर्ग में किया शामिल। शिंदे कैबिनेट की लगी मुहर, विपक्ष बेचैन। क्या चुनाव से पहले ही पारी खेल रहे हैं सीएम? महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और सीएम शिंदे स्ट्रोक खेलना भी शुरू कर चुके हैं। मुद्दा साफ है, सीट से सियासत का सफर रुकना नहीं चाहिए, जिसे लेकर जद्दोजहद मजबूत है। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे मराठा को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 15 जातियों को ओबीसी की सूची के लिए अनुशंसित किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुशंसित जातियों को ओबीसी में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
बड़ा सवाल ये है कि किन किन जातियों को ये विशेष आरक्षण मिला है, इसे भी जान लेते हैं। किन किन जातियों को मिली सहूलियत? बड़ गुर्जर, सूर्यवंशी गुर्जर, रेव गुर्जर, रेवा गुर्जर, पोवार, भोयर, पवार, मुन्नार कापेवार, तिलंगी, पेंटर रेड्डी और डंगरी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की 15 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की है। अगर इन 15 जातियों को राज्य में ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है तो इसका सीधा फायदा आगामी चुनाव में महायुति को मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य में इन 15 जाति की नागरिकों की आबादी 10 लाख के करीब है। इसीलिए 10 लाख वोटों की संख्या महागठबंधन के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। राज्य कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कैबिनेट की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे आरक्षण का लाभ पाने वाले ओबीसी, मराठा और अन्य समुदायों को काफी फायदा होगा। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण मिले। अपनी मांगों को लेकर मनोज बार बार आक्रामक नजर आ रहे हैं। मनोज ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति को हार का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जहां मनोज जरांगे मराठों को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर एफआईआर। लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल में संजय राउत पर एफआईआर दर्ज हुई खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज हुआ उन पर। लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल में संजय राउत पर एफआईआर को दर्ज किया गया है। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की गई है। उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, जिन पर भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाने पर उन पर आरोप है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज। भोपाल में संजय राउत पर एफआईआर को दर्ज किया गया है। तो उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर एफआईआर को दर्ज किया गया। लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाने पर एफआईआर को दर्ज किया गया। भोपाल में संजय राउत पर दर्ज हुई है एफआईआर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के बंद होने को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में भोपाल में उनके खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। संजय राउत के खिलाफ यह कार्रवाई बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना जाचक और उपाध्यक्ष सुषमा चौहान की शिकायत पर की गई है। वहीं एमपी की कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने संजय राउत पर भी निशाना साधा है। तो संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें, लाडली बहना योजना को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर सियासत छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में दर्ज हुई है एफआईआर भोपाल में। तो कैबिनेट मंत्री ने संजय राउत पर निशाना साधा है। तो संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एमपी की लाडली बहना योजना पर
संजय राउत ने बयान दिया था, जिसको लेकर भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या करेंगे संजय राउत जी या विपक्ष के कोई भी पार्टियां? हरियाणा के चुनाव के परिणामों ने इन सबकी बोलती बंद करके रख दी है और इसीलिए ये फिर से कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ें ढूंढकर और उनके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उस योजना ने महाराष्ट्र में भी माताओं बहनों के दिलों को जीता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग वहाँ जुड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि 2014 में जब उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, तो वो भूल गए थे कि उन्होंने आतंकवाद समर्थकों के साथ सरकार बनाई है और पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी और बीजेपी दूसरों को सर्टिफिकेट देने में माहिर हैं। बड़ा अच्छे सर्टिफिकेट लोगों को ये लोग देते हैं। जब जम्मू कश्मीर में 10 साल के पहले महबूबा मुफ्ती के साथ इनका अलायंस था, जिन्हें हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, वो बात ये भूल गए कि हम लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करने और आतंकवाद समर्थन करने वालों के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई, 3.5 साल इनकी सरकार रही, वो भूल गए। कई राज्यों में इस तरह के लोगों के साथ इनकी अलायंस हुई है, वो भूल गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी दूसरे को गलत सर्टिफिकेट देने में उस्ताद है, इसलिए बहुत देश के भी लोग अब नरेंद्र मोदी जी की बात गंभीरता से नहीं लेते हैं और आप भी मत लीजिए। समाज के युवाओं ने आरक्षण की मांग को लेकर एक टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। सिंदखेड़ा राजा क्षेत्र में गजानन बोरकर नामक युवक दोपहर 12 बजे टावर पर बैठ गया, जिसका प्रदर्शन शोले फिल्म के स्टाइल में था। वह एसटी वर्ग में शामिल होकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें न्याय और उनके हक के लिए इस तरह की सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर बुला लिया है। प्रदर्शनकारी की मांग को लेकर बातचीत जारी है। तो आपको बता दें कि युवक टावर पर चढ़ गया और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, बातचीत की गई। उसने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। तो मांग को लेकर एक टावर पर चढ़ गया है। बुलडाणा के धनगर समाज के युवाओं की आरक्षण की मांग कर रहा युवक, मांग को लेकर एक टावर पर प्रदर्शन किया है चढ़कर और नारेबाजी की है। तो बुलडाणा में धनगर समाज के युवाओं की आरक्षण की मांग की है। महाराष्ट्र के वाशिम में आग लगने की खबर सामने आई है। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। वाशिम शहर के सौदागरपुरा इलाके में एक दुकान में आग लगने की वजह से वहां रखा सामान स्वाहा हो गया। जानकारी के अनुसार दुकान में आग की लपटें उठती नजर आने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग तत्काल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भीषण आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थीं, जिसमें लाखों रुपए की सामग्री के भस्म होने की जानकारी मिली है। तो काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग लगी। तस्वीरों के माध्यम से ये धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ महाराष्ट्र के वाशिम में बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर आग की तांडव देखा जा रहा है और आग को बुझाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत उठानी पड़ी फायर ब्रिगेड को और देखा जा रहा है काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ईंटों की ढुलाई कर रहे एक टेम्पो ने बच्चे को कुचल दिया। घटना पदमपुरा पेट्रोलिंग के सामने की बताई जा रही है। हालांकि आरोपी ड्राइवर घटना के बाद से मौके से फरार हो गया है। घटना गुरुवार 10 अक्टूबर सुबह 9 बजे के बीच की है। मृत बच्चे का नाम सोना सुल्तान सोलंके, सातमा आसे गांव जिला गंगापुर का है।
समाजी नगर में नवरात्रि उत्सव के अवसर पर कर्णपुरा मंदिर क्षेत्र में एक बड़ी यात्रा आयोजित की गई थी और इस यात्रा में आजीविका कमाने के लिए सामग्री बेचने आए एक परिवार का एक छोटा बच्चा तेज रफ्तार टेम्पो नंबर MS12 GT 2022 से नीचे गिर गया और मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद टेम्पो चालक टेम्पो छोड़कर मौके से भाग गया। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। घटना में बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो ईंटों की ढुलाई कर रहे टेम्पो ने बच्चे को कुचल दिया है। शारदीय नवरात्रि महोत्सव के 8वें दिन श्री तुलजा भवानी माता की भवानी तलवार अलंकार महापूजा आपूर्ति की गई है, अर्पित की गई है। आपको बता दें, श्री तुलजा भवानी माता के नित्य उपचार और अभिषेक के बाद आज भवानी तलवार अलंकार महापूजा की गई। पौराणिक कथा के अनुसार श्री तुलजा भवानी माता ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथ से भवानी तलवार का आशीर्वाद दिया था। तो आज नवरात्र का 8वां दिन है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मंदिरों पर भीड़ देखी गई। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। रतन टाटा का वर्ली शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया, जिसमें देश दुनिया की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। अब रतन टाटा का वारिस कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन? रेस में कौन से हैं 3 नाम? टाटा सन्स के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा? माया, नेवल और लिया टाटा। देश के सबसे सम्मानित कारोबारियों में से एक और दिग्गज कारोबारी समूह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर को निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे और उनके जाने के बाद टाटा सन्स के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है और वो भारत के सबसे ज्यादा दान देने वाले उद्योगपतियों में से एक थे। टाटा ट्रस्ट के जरिए अपने जीवन काल में रतन टाटा ने एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और डिजास्टर रिलीफ के लिए काफी सहायता दी है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की थी, उनके कोई संतान नहीं है, लिहाजा उनकी मौत के बाद कौन उनकी संपत्ति का वारिस होगा, ये सवाल सबके मन में उठ रहे हैं। रतन टाटा के जाने के बाद उनके कारोबार की बागडोर किसके पास रहेगी, इसके लिए उनके परिवार के बारे में जानने की जरूरत है। रतन टाटा के माता पिता का नाम नवल टाटा और सोनी था, जिनका डिवोर्स 1940 के दशक के आसपास हो गया था, जिसके बाद नवल टाटा ने स्विस महिला सिमोन से 1955 में शादी की थी। उनके एक बेटे का नाम नोएल टाटा और क्योंकि रतन टाटा के संतान नहीं है, इसलिए उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के रिश्तेदारों के पास जाने की ज्यादातर संभावना है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम माया, नेवल और लिया टाटा है। माया टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की बेटी माया टाटा के पास रतन टाटा की संपत्ति जाने की संभावना है। 34 वर्षीय माया बेयर्स बिजनेस स्कूल और वारबरिक यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। टाटा अपॉर्चुनिटी फंड के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद वे टाटा डिजिटल में चली गई, जहां उन्हें टाटा नेनू ऐप को डेवलप और लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में वे अपने भाई बहनों के साथ टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के बोर्ड में काम करती हैं।
माया टाटा की मां टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन दिवंगत साइरस मिस्त्री की बहन और दिवंगत अरबपति पोल ओ नजी मिस्त्री की बेटी हैं। नेविल टाटा माया टाटा के भाई नेविल टाटा 32 वर्षीय पारिवारिक बिजनेस में ही शामिल हैं। उन्हें भी रतन टाटा के साम्राज्य का उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी शादी टोयोटा क्लोस्कर ग्रुप की उत्तराधिकारी मानसी क्लोस्कर से हुई है और उनका एक बेटा है जिसका नाम जमशेद टाटा है। नेविल टाटा स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं जो ट्रेंड लिमिटेड के तहत एक हाइपर मार्केट सीरीज है। पहले उन्हें पैकेज फूड और बिवरेज डिवीजन का प्रबंधन सौंपा गया था, जिसमें अपनी क्षमता प्रूव करने के बाद उन्होंने जूडियो और वैक्स का भी कार्यभार संभाला। कई विशेषज्ञों को ये मानते हैं कि उन्हें टाटा समूह के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। लिया टाटा जिनकी उम्र 39 वर्ष है। नेविल और माया टाटा की बहन लिया टाटा 39 साल की हैं। इस ग्रुप के होटल व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने स्पेन के IEE बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ताज होटल्स रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस में काम किया और अब इंडियन होटल कंपनी के संचालन को मैनेज करती हैं। उन्होंने 2010 में लुई विटन में कुछ समय के लिए इंटर्नशिप भी की है, लेकिन उनका पूरा फोकस होटल इंडस्ट्रीज पर रहा। अब देखना होगा इन 3 नामों में से रतन टाटा का साम्राज्य कौन संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।